नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में नर्मदा नदी में एक क्रूज के पानी के अंदर समा जाने का वीडियो सभी ने देखा। इस पूरे हादसे को लेकर जो तस्वीरें निकल कर आई, उसको लेकर कई बार सवाल उठते हुए नजर आए। सवाल इस बात को लेकर उठता हुआ नजर आया कि क्या क्रूज पर सवारी करना अब खतरनाक साबित होता है या फिर लोग अब क्रूज पर सफर करना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए क्रूज पर उस तरह के इंतजाम नजर नहीं आए। कई तरह की तकनीकी खामियां निकल कर आई और अब कुछ लोग हैं जो क्रूज पर बैठने से भी शायद डरने लगेंगे। लेकिन क्या वो कमियां थी जिसकी वजह से क्रूज पानी के अंदर समा गया? इन तकनीकी कारणों की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे हादसे को लेकर अब तक 9 लोगों के मौत होने की खबर है। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या क्रूज में वाकई में कोई तकनीकी खामियां हैं? क्या लोग उस पर आने वाले दिनों में सफर करना सुरक्षित मानेंगे? इन तमाम बातों को लेकर हम आप जानेंगे। जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ किस वजह से, कौन से वो बड़े कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इन तमाम बातों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ राजेंद्र निगम जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका लोकमत में स्वागत है। नमस्कार। राजेश जी, आपको खुद जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया है, आप वहां पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ, 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, उसके बावजूद एक क्रूज पानी के बीचों बीच जाता है। जो क्रू मेंबर हैं उनकी तो लापरवाही निकलकर सामने आती है, लेकिन जो तमाम तकनीकों पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इस तरह से पानी के ऊपर क्रूज को ले जाना को लेकर क्या सुरक्षा के उपाय जो होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए, जो प्रक्रियाएं होना चाहिए, जो मानक होना चाहिए, उनका पालन नहीं किया गया। कहां पर आपको शुरुआती तौर पर खामी नजर आई? और सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि ये क्रूज जिस के कारण ये पूरा हादसा हुआ और ये पानी में समा गया, इसके पीछे शुरुआती तौर पर क्या वजह निकल कर आई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय नौसेना में 27 इयर्स मेरी सर्विस थी। मेरा नाम कमांडर राजेंद्र निगम है और मैंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया है। तो मेरा भारतीय नौसेना का अनुभव है और यहाँ पर बरगी में जो क्रूज़ है, जिसको जो प्राकृतिक विपदा में फँस गया, वह क्रूज़ अ, विश्व में जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा बनाया गया था। ये क्रूज़ एफआरपी का बना हुआ था, इसको हम कैटामरान क्रूज़ बोलते हैं और ये नॉर्मल तरीके में नॉर्मल कोर्स में आज तक मतलब हम लोग एमपी टूरिज़्म के द्वारा 20 साल से 6 क्रूज़ ऑपरेट किए जा रहे हैं, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो ये प्रकृति का जो प्रकोप है, जो मौसम के जो बदलाव देखने को पड़ रहे हैं और अचानक हम पे मौसम बदलता है, उसके कारण मनुष्य नेचर से जीतने की जो परिकल्पना करता है, वह मुझे प्रतीत नहीं होती। तो ये हम लोग उसी एक हादसे के शिकार हुए हैं। सर, लेकिन जो क्रूज डिजाइन किया जाता है या फिर क्रूज के अंदर जो सुरक्षा के मानक होना चाहिए, क्या आपको जांच में वो मानक या उन नियमों का पालन होता हुआ नजर आया? क्या जिस तरीके के क्रूज की आप डिजाइन की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर इस तरह के कई क्रूज संचालित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हुआ और सबने वो वीडियो देखा कि किस तरीके से क्रूज धीरे धीरे तिरछा होता हुआ पानी के अंदर समा गया, तो कहीं तकनीकी डिजाइन को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें कहीं कहीं तो कोई खामी होगी सर? बिल्कुल, यही बात मैं आपको एक स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूँ और मेरा फौजी बैकग्राउंड होने के कारण मैं किसी भी तरीके के ऐसी तकनीकी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा कभी, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को ज़रा भी नुकसान पहुँचे। जैसा मैंने सर्वप्रथम आपको बताया, ये क्रूज़ कैटमरान हल यानी 2 बोटों को जोड़कर बनाया गया। ऐसे क्रूज़ कभी पलटते नहीं हैं, कभी पानी में डूबते नहीं हैं, क्योंकि 2 हल जब जुड़ जाते हैं और बीच में प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा क्रूज़ की फ़ोटो में, तो ये सबसे ज़्यादा स्थिरता मिलती है क्रूज़ को और किसी भी तरीके की वेव कंडीशन को ये क्रूज़ सहन कर सकता है।
किसी भी तरह की सी कंडीशन को सहा, और ऐसा इंसिडेंट बहुत कम और रेयर सुना है। इसी तरीके से नेचर का एक रेयरेस्ट जिसको बोलते हैं फिनोमिना होता है, जब एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एडवर्स वेदर कंडीशन में, विंड प्रेशर लो हो जाता है, तो अचानक साइक्लोनिक विंड क्रिएट होती है, जैसे जिसको हम मिनी सुनामी भी कह सकते हैं। ये होता है, और साइक्लोन आई में जो फंस जाता है, चाहे वो कार हो चाहे बड़ी गाड़ियां हो, वो उसमें चक्कर लगाने होते हैं। तो बरगी में एक्चुअली हुआ, जब क्रूज बरगी से निकला, मैं वहां पे गया, मैंने देखा, पूरी वीडियो स्टडी किए, पुराने वीडियो भी स्टडी किए जैसा आपने कहा। और तो उस समय हवा की ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि हवा तेज होगी। अचानक वहां पे स्क्वाल आया, SQAL स्क्वाल, जिसमें अचानक लो प्रेशर के कारण बवंडर क्रिएट हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये क्रूज उस बवंडर के पास था, और उस बवंडर में इसके पास ही क्रिएट हुआ। हो सकता है, क्योंकि मेरी अभी स्कीपर से डायरेक्ट बात नहीं हो पाई है, उनके उनका भी इलाज चल रहा है। हो सकता है स्कीपर ने इसको वापस लेने की कोशिश की हो। लेकिन अगर आप उन लहरों को, जिसका वीडियो देखा है आपने, ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएँगे कि हम्म। वो लहरें बहुत सारी ऊपर और नीचे होती हैं। 4 फीट ऊपर और 4 फीट नीचे होती हैं। ऐसी स्थिति में लहरों में 2 चीज़ें होती हैं, एक क्रस्ट और एक टफ। तो जब लहर ऊपर जाती है तो क्रूज़ रोल होता है, और जब लहर नीचे आती है तो क्रूज़ पिच होता है। तो जब ऐसा एक रेयरेस्ट हम्म। फिनोमिना जो बताया, 1 इन मिलियन चांस होता है, एक लहर जो बनी वो एकदम से नीचे चली गई, जो एक क्रूज़ के हल को नीचे ले गई, और दूसरी लहर जो थी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिना में, वो बाएँ तरफ से क्रूज़ को ऊपर ले गई। तो क्रूज़ 40 से 60 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट हुआ, और विंड गस्ट आया सडनली, और उसने क्रूज़ को प्रेस किया, क्रूज़ आधा डूबने लगा। इस हम्म। स्थिति में क्रूज़ आधा एकदम से सिंक नहीं होता, फिर भी क्रूज़ हम्म। आधा तैरता रहा, और लोग इस स्थिति में फँसे, लोग लोग कूद कर जान बचाई, लोगों को लाइफ जैकेट मिले, कुछ ने अपने आप लिए। लेकिन हम्म। इस परिस्थिति में उसका निकलना अचानक से मुश्किल इसलिए था कि जब क्रूज़ रोलिंग और पिचिंग करता है, तो क्रूज़ 2 चीज़ों से चलता है। एक होता है हम्म। प्रोपेलर, और एक होता है रडर। प्रोपेलर एक हम्म। छोटा-सा पंखा होता है जो क्रूज़ के पीछे होता है, और रडर एक छोटी-सी प्लेट होती है, मेरे हाथ को देखिए, वो लेफ्ट एंड राइट होती है, जिससे हम क्रूज़ को टर्न करते हैं। तो जब हम्म। वेव्स बनती हैं, तो क्रूज़ का जो पिछला हिस्सा है, जहाँ प्रोपेलर है, वो वेव से ऊपर आ जाता है, और फिर हम्म। नीचे जाता है, और रडर का भी ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर आ जाता है, पानी इसको ऊपर फेंक देता है। तो हम्म। बोट आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो हम्म। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स नहीं करेगा, प्रोपेलर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये वही स्थिति हो जाती है जैसे कार के ब्रेक फेल हो गए हों अचानक, स्टीयरिंग फेल हो गया हो। उस समय अगर हम्म। स्किपर कोशिश भी करता है, तो क्रूज़ को टर्न करके वापस नहीं ला सकता। वो एक बहुत सर इसको डिफिकल्ट इसका सर सिचुएशन है। इस पूरे मामले को लेकर जो शुरुआती तौर पर जो खबरें हुँ, निकल कर आ रही हैं वो इसी हुँ, बात को लेकर है कि जो स्कीपर है हुँ, वो क्रूज हुँ। को दूसरी दिशा में टर्न हो गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये इसलिए हो जबकि गया कि क्रूज़ आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हवा ने उसको हम्म। टर्न किया, स्किपर ने टर्न नहीं किया। दूसरी हम्म। बात, एक और बात मुझे सुनने में आई, वहाँ पर वो पास में क्यों नहीं ले गया जहाँ पे किनारा था? तो मैं वहीं था 2 दिन से, पास में इतनी चट्टानें हैं, इतने बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं, ये नेवी और पूरे विश्व में IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ये वो है SOP है उनका, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया, जब भी तूफ़ान आता है, हम लोग किनारे की तरफ कभी नहीं जाते, कभी भी हम चट्टान की तरफ नहीं जाते, हम क्रूज़ को पानी में रखते हैं। अगर वो किनारे की तरफ क्रूज़ लाया गया होता, तो इतना ज़्यादा उसमें क्रैश होता कि पूरा का पूरा क्रूज़ इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो सकता था, और फैटेलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। तो क्रूज़ का जो मुड़ना है, वो हम स्किपर की गलती नहीं कह सकते, उसको हवा ने मोड़ा था, और अनफॉर्च्यूनेटली जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे फोर्स डेवलप हो गए कि क्रूज़ टर्न हो गया जाके। जब टर्न हो गया, तो फिर लोगों के पास कोई और वो नहीं था अपनी जान बचाने के लिए, सबको भागना पड़ा। रही हमारे क्रूज़ में लाइफ जैकेट्स की बात, तो लाइफ जैकेट्स पूरे थे। क्रूज़ में 80 प्लस 10 की कैपेसिटी है। मुझे ये भी पता चला, लोग कह रहे थे क्रूज़ ओवरबर्डन किया गया, नहीं, उसमें 39 लोग थे, आधे से भी ज़्यादा कम मेंबर थे। क्रूज़ को ओवरबर्डन नहीं किया गया था, लाइफ जैकेट्स पूरी तरीके से थे। क्रूज़ में लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाए गए, लोगों ने मुझसे पूछा। आप गोवा जाइए, स्विट्ज़रलैंड जाइए, जिनेवा जाइए, इसी तरीके के क्रूज़ चलते हैं, जो 45 से 100 लोगों को लेके जाते हैं। क्रूज़ में लोग डीजे करते हैं, डांस करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो लाइफ़ जैकेट पहनता नहीं है कोई क्रूज़ में। क्रूज़ में लाइफ़ जैकेट मौजूद रहते हैं, और जब समय पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर दिए जाते हैं। स्पीड बोट में लाइफ़ जैकेट पहने जाते हैं, जो कंपल्सरी है।
इसलिए ये धारणा भी मैं लोगों के क्लियर करना चाहता हूँ कि हम क्रूज में लाइफ जैकेट नहीं पहनाते, कि क्रूज का जो एम्बियंस है, लोग जो उसमें करते हैं, डीजे सुनते हैं, डांस करते हैं, खाना पीना खाते हैं, लाइफ जैकेट पहन के, ये सब नहीं हो सकता। और विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता। आप गोवा से क्लिप ले मंगा लीजिए, खुद देख लीजिए, सारे क्रूज में लोग बिना लाइफ जैकेट पहन के ही जाते हैं। हाँ। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो क्रूज डिजाइन किए गए हैं, आखिर इनको मंगाया कहाँ से गया था, यानी कहाँ से ये बनकर तैयार होते हैं और यहाँ तक लाए गए हैं? क्या इस पर भी कोई भरोसा किया जा सकता है? जो क्रूज है ये हैदराबाद बोट बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। हैदराबाद बोट बिल्डर्स ने हमें तो 6 क्रूज दिए हैं, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग यार्ड से 100 से ज्यादा क्रूज गए हैं। श्रीनगर में उसका क्रूज गया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में उसका क्रूज चल रहा है, हुसैन सागर लेक में वो क्रूज चल रहे हैं। तो वो वन ऑफ दी मास्टर क्रूज बिल्डर है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्रूज सप्लायर है वो। सर, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर आपको लापरवाही कहाँ पर नजर आ रही है? यानी कि क्रू मेंबर की लापरवाही है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि लाइफ जैकेट जो है वो जब हादसा हो रहा था, जो है जब क्रूज पानी के अंदर समा रहा था, उस दौरान लाइफ जैकेट बांटी गई। तो लापरवाही यहीं से निकलकर सामने आती है क्या? इस मामले में सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने वेदर फोरकास्ट वगैरह के बारे में सबको बताया हुआ है क्रू से। अगर अब हम वो डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं, अगर विंड कंडीशन थोड़ा भी लगे कि ठीक नहीं है, तो अब हमें उस विंड कंडीशन को लेके क्रूज नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन जिस समय क्रूज निकाला गया, मैंने सबसे यहाँ पे बात की, वीडियोस भी मौजूद है स्टॉर्म के पहले के, जो लोग गए थे, लोग हंस रहे हैं, क्रूज में कर रहे हैं, उनको हवा नहीं महसूस हो रही है। तो लापरवाही का एंगल इस तरीके का मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। फिर भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती नहीं हो जिसे हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती हो। सर, लेकिन जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं उसमें पैक किए हुए जो लाइफ जैकेट है उनको एंड टाइम पर जो है पर्यटक उनको बांटा जा रहा है। ये एक हाँ, लापरवाही हो सकती है? हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि हमको पैकेट में न रख के लाइफ जैकेट खुले रह गए थे, ये भूल हो सकती है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी लाइफ जैकेट सिंगल पॉलिथीन में होते हैं, उनको फाड़ के निकालने में देने के, बट मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। हमको इसको लाइफ जैकेट हमेशा खुले ही रखे जाते हैं। सर, अब बात की जा रही है कि जो जांच है वो किन बिंदुओं पर होगी, बताया ये भी जा रहा है कि एसओपी तैयार होगी कि किस तरीके से वाटर टूरिस्ट की एक्टिविटी करना है, किस तरीके से एडवेंचर करना है, इसको लेकर एसओपी तैयार की जाएगी। तो अभी क्या नियम है, अभी क्या नियम कहते हैं कि किन किन हालातों में किस तरह की गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए? हम लोगों की एसओपी ऑलरेडी से इशू की गई है। सारे सुरक्षा जितने भी प्रतिबंध और नियम हैं, सारे ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, हर मानसून में हम इशू करते हैं। इसकी भी एसओपी अवेलेबल है, क्रूज चलाने के सारे नियम। और जो हमारे क्रूज कैप्टन हैं, जो क्रूज चालक हैं, बोट चालक हैं, वे NIWS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के द्वारा सर्टिफाइड किए गए हैं। वहां उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जहां 10-15 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर लाइफ सेविंग ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको। और सारे बोट चालक MP टूरिज्म के टोटल हमारे पास मोर देन 46 बोट हैंडलर्स हैं, क्रूज चालक हैं। सभी NIWS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के द्वारा सर्टिफाइड है, उनको लाइसेंस इशू किया गया है, जैसे RTO के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। तो ये भी एक सर, ये भी जानना हमारे चाहेंगे पास कि निगम जी, ये जानना चाहेंगे कि अब इस हादसे के बाद लोगों को क्या क्रूज पर सवार होने से पहले डरना चाहिए, या फिर वो कौन से उपाय अपनाना चाहिए जिसके जरिए वो क्रूज पर सवार हो सकें? क्या आप बता सकेंगे कि क्या अब क्रूज पर सवार होना या किसी नाव या बोट पर सवार होना लोगों के लिए खतरनाक नहीं है? बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से, तो हम उससे लेसन लर्न करते हैं। अगर अहमदाबाद की फ्लाइट जो क्रैश हो गई थी, उसके कारण हवाई जहाज नहीं बंद हुए, उसके एनालिसिस की जाती है। वही हम कर रहे हैं। क्रूज बोट बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। अगर कुछ प्राकृतिक विपदा से हो सकता है कोई ऐसी ह्यूमन एरर हो जो उसके हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर एक कुछ ह्यूमन एरर हुई भी है तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिस्टम को बंद कर देंगे।
क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। कैटामरान डिजाइन की रिसर्च सबसे ज्यादा वर्ल्ड में की गई है। हाइड्रोडायनामिक्स क्रूज की बिल्कुल स्टेबल है। आजकल सब एडवांस कंप्यूटर्स और एआई के द्वारा इनका डिजाइन किया गया है। जो मटेरियल यूज किए गए हैं, आज हम सुबह क्रूज को काट रहे थे पीसेज में, क्योंकि उसके अंदर से हमें सामान निकालना था और इंस्पेक्शन भी करना था कि कहीं कोई डेड बॉडी अंदर तो नहीं है। दो जेबीसी जे मशीन और इलेक्ट्रिक कटर के साथ भी 7 से 8 घंटे लगे हमें क्रूज को काटने में। इतना मजबूत वो क्रूज था, आप किसी को भी भेज के वो फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसके हल की कंडीशन इतनी अच्छी थी कि इन लोगों के जो उसको जो कटर थे, जो जेसीबी यूज कर रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई इसको तोड़ते हुए। मतलब वो ये मजबूती थी उस क्रूज की। सर लेकिन तो जो ये मशीन क्रूज कितना 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 पुराना था और क्या इसकी कोई उम्र होती है क्या? ये क्रूज 2006 में बना था। क्रूज जो है नॉर्मली एफआरपी के क्रूज 20 से 25 साल चलते हैं, और अगर आप उसका मीडियम रिफिट और मेंटेनेंस प्रॉपर करते हैं तो 10 साल उनकी उम्र और बढ़ जाती है। स्टील के जो क्रूज होते हैं वो 50 से 100 साल चलते हैं, क्योंकि उनके हल को हम मेंटेन करते हैं। इस क्रूज का हमने मीडियम रिफिट 2 साल पहले कराया था। मीडियम रिफिट का मतलब होता है पूरे क्रूज को बाहर लाकर हल का इंस्पेक्शन करना, सारी मशीनरी देखना, सबको बदलना और हल की पेंटिंग करना। और वही कारण था कि आज इसका जो हल था वो किसी से काटा नहीं जा सका, क्योंकि इतना मजबूत हल था। हमने उसको इंस्पेक्ट किया था 2 साल पहले। तो हम सारे टेक्निकल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, मीडियम रिपीट, शॉर्ट रिपीट, एनुअल मेंटेनेंस, शॉर्ट मेंटेनेंस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी देखभाल नहीं करते, नहीं जब उसको पानी में नहीं उतारते। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग वाटर स्पोर्ट्स आज 20 साल से चला रहे हैं एमपी टूरिज्म में लार्ज स्केल पर, और ये पहला ऐसा इंसिडेंट है, जबकि 6 क्रूज चल रहे हैं और हमारी वाटर स्पोर्ट्स की रेवेन्यू इतनी ज्यादा हो गई है, पर्यटक इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये पहला इंसिडेंट है जिसमें इस तरीके की घटना हुई है। तो अगर सर अदरवाइज सर कोई सर लापरवाही रेगुलर होती तो नहीं। एक और आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि जी जी। बताया जा रहा है कि 29 से 30 लोगों के टिकट काटे गए थे, लेकिन क्षमता से ज्यादा 40 से ज्यादा पर्यटक सवार थे। क्या किसी क्रूज की क्षमता होती है कि वो कितने पर्यटकों को लेकर जा सकता है, और इस क्रूज में कितने पर्यटक सवार थे, इसको लेकर आपको कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, क्योंकि ये क्रूज डिजाइन मेरी है। इस क्रूज की क्षमता 80+10 है। आई रिपीट, 80+10। इसमें 90 लोग सवार हो सकते हैं। 50 लोग अपर डेक पे और 30 लोग लेवर डेक पे। और जिसकी बॉयंसी है वो टेस्टेड बॉयंसी है। आईआरएस के द्वारा जब हम डिजाइन सर्टिफाई कराते हैं तो इसकी बॉयंसी में 100% बॉयंसी लेके चलते हैं। तो 100 लोगों के सवार होने के बाद भी अगर 100 लोग और खड़े हो जाएंगे तो क्रूज डूबेगा नहीं। हाँ, उसका लेवल नीचे चला जाएगा। तो इसमें 90 लोगों की क्षमता वाला क्रूज है ये, और उसमें सिर्फ 39 लोग थे। तो ओवर कैपेसिटी कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं आप। आज ये 14 साल से 90 लोगों को लेके जा रहा है, और कभी भी वाटर लेवल इसका ऊपर नहीं गया। एक वाटर लाइन होती है क्रूज में, हमेशा उसके ऊपर ही रहा है ये। तो सर सीधा सीधा क्या माने कि इस पूरे हादसे के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी नजर में क्या निकल कर आई? बिल्कुल, हम इसको मानता हूँ कि नेचर से भगवान से जीतना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी कोशिश करें, हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है हमको नेचर प्रकृति को समझने में, विंड कंडीशन को समझने में, तो हम उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके और अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस वाटर फोर्सेज और विंड फोर्सेज इतने तरीके के हैं, ठीक है उनकी सर, पूरी धन्यवाद। एनालिसिस आप अभी हमारे संभव नहीं हो साथ पाया। जुड़े और ये सब जानकारियां साझा की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में एक बड़ा क्रूज हादसा हो गया। जो क्रूज है वो पानी की लहरों को झेल नहीं पाया और उसके बाद वो नदी में समा गया। इस पूरे मामले को लेकर हमने समझने की कोशिश की कि वाकई में क्रूज में क्या सच में कोई खामी थी। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि क्रूज में किसी तरह की खामी नहीं थी। कुछ लापरवाहियां निकलकर सामने जरूर आई है। पानी का तेज बहाव और हवा का जो रफ्तार थी उसकी वजह जो है हादसे को माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन क्या क्रूज पर आने वाले दिनों में सुरक्षित सफर हो पाएगा, इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या राज्य सरकार तय करती है, क्या एसओपी नई तैयार की जाती है, तमाम पहलुओं को लेकर जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने समझने की कोशिश की कि इतने बड़े दर्दनाक हादसे के पीछे की मूल वजह क्या क्रूज की डिजाइन थी, क्रूज का
या तेज हवा के बीच में क्रूज को ले जाना था या फिर क्रू मेंबर की लापरवाही थी। इन तमाम बातों को हमने एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।